हेलो गाइस, आज ना इस वीडियो में मैं 28 जनवरी के जो आर्टिकल्स थे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज भी ना मैं यही काम करूँगा कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके ना आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो वो थे, एक पहला था बिप के बारे में, ठीक है? बिप के बारे में, बिप क्या है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो जगदीप सिंह धनखड़ थे ना, तो उन्होंने बिप सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बोला था कि ये सही नहीं है। जो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी होती है, उसको दबाता है। तो पहला आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है? कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इंडिया ने और मोदी जी ने कई और हमको बताइए कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इंडिया ने कई सारे टारगेट बना रखे हैं। रिसेंटली नेट जीरो का टारगेट भी बना रखा है 2070 तक। तो इसके पीछे क्या पूरा एक प्रोसेस है और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है इसमें, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा आर्टिकल होगा रिगार्डिंग उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड एक पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड ना इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? पहला स्टेट है ये। तो उसके बारे में पूरा एक जो इसकी हिस्ट्री रही है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या क्या डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा आर्टिकल रहेगा इसमें श्रीलंका के बारे में, कि श्रीलंका बेसिकली अभी भी ना, अब जो 22-23 में क्राइसिस वहाँ पे आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ से अभी भी उभर नहीं पाया है, ठीक है? अभी भी उसके साथ चैलेंजेस बने हुए हैं और ये किस तरह से इंडिया को इससे ना एक तरह से सीखना चाहिए कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको उस कंडीशन पर ना ले जाए कि उसको रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है? तो पहला हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं बिप सिस्टम के बारे में। तो ना इस चीज़ में हम ना मैं आज भी वीडियो को उतना ही रखूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जितना होगा कोशिश करूँगा छोटा रखूँ वीडियो को, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट्स हैं वो आपको मिल पाए, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है ना, बिप एक इंग्लिश टर्म है और बिप का मतलब होता है कि आप ना किसी को कंट्रोल करना और अपने अकॉर्डिंग ना उसको चलाना, ठीक है? और आप जो बोल रहे हो उसमें उसका अप्रूवल लेना, कोई भी पर्सन है, जैसे आपका फ्रेंड है, आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो आपको उसको ना वो माननी चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। और एक जो फिलोसोफर थे इंग्लिश इंग्लिश एरिस करके एरिस जो ओरिजिनलिटी के फिलोसोफर थे, एडमंड बुर्क करके। तो एडमंड ब्रुक का ये एक वो था, उन्होंने ये यूज़ किया था टर्म बिप, ठीक है? और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप सिंह धनखड़, उन्होंने बोला था कि भाई बिप सिस्टम ठीक नहीं है और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी जो डाइवर्सिटी है इन थॉट्स एंड कल्चर, उसको ये वायलेट करता है, ठीक है? तो इसलिए ये न्यूज़ में आया अभी, ठीक है? आपको पता होगा जगदीश सिंह धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है और राज्यसभा के चेयरपर्सन भी है, ठीक है? और इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, जैसे चीज़ें कि ये कॉलोनियल लॉ है, बेसिकली कॉलोनियल लॉ लेगेसी को ही रिप्रेजेंट करता है। और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे ना, वो उसी टाइम से बिप सिस्टम को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और अभी भी वो इंग्लैंड में भी ये बिप सिस्टम चलता है, ठीक है? वो ये मानते हैं कि भाई जो भी इम्पोर्टेंट मामले हैं ना उनके, तो वो ये मानते हैं ना कि बिप सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सन जो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो वो उसकी मतलब वो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको भी अग्री करता है, उसको भी मानता है। तो अगर पार्टी कोई भी लॉ लेके आ रही है, कोई भी अमेंडमेंट लेके आ रही है, कोई भी ड्राफ्ट लेके आ रही है पार्लियामेंट में, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे लोकसभा है, तो वहाँ पे ना उसको वो जो मेंबर है, मेंबर ऑफ, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एक मंत्री ना हो, लेकिन उसको पार्टी लाइन से अलग नहीं जाना चाहिए। उसको पार्टी जो भी डिसाइड कर रही है उस मामले में, उसको उस तरीके में ना उसको सहमति देनी चाहिए और बिप सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो ये पूरा एक चीज़ था। तो वहाँ पे ना इंग्लैंड में लोग ये मानते थे, इंग्लैंड में जो असेंबली है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि बिप ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पार्टी लाइन के बाहर जाकर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर जो पार्टी सिस्टम है और एक तरह से जिस आइडियोलॉजी से जो मेंबर ने ना पार्टी को ज्वाइन किया है उसको वायलेट करेगा ये, ठीक है? तो बेसिकली बिप ना 3 टाइप का होता है ये, ठीक है? बिप्स के 3 टाइप होते हैं। वन वन लाइनर बिप, वन लाइन बिप। तो वन लाइन बिप बेसिकली ये होता है कि मेंबर्स को कोई भी बिल लाने से पहले, कोई भी ड्राफ्ट जब बनाया जाता है तो उसको लाने से पहले ना हाउस में सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया जाता है भाई बिल आ रहा है, ठीक है? आपको बस उनको पता होना चाहिए, बस ये कंपल लेकिन ये उनका कंपलसरी नहीं है कि भाई मेंबर को उनको प्रेजेंट होना ही है उस टाइम पे जब बिल रिप्रेजेंट किया जा रहा है हाउस में। दूसरा जो जो सेकंड लाइन पे ना, ठीक है? जो सेकंड लाइन पे में क्या है ना कि जो मेंबर है उसको हाउस में ना प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है? तो बस ये है। थर्ड लाइन पे में ये है कि भाई उनको ये पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि
कि इनको बिप के ऊपर कैसे क्या करना है, उनको सहमति देनी है, अपनी सहमति नहीं देनी है तो पूरा देना होता है। तो मतलब ये थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट है ये वाला जो थर्ड लाइन बिप है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली 3 टाइप है, 1, 2 और 3, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए। पहले में सिर्फ ओनली इन्फॉर्म किया जाता है, सेकंड में मेंबर को प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा हाउस में, थर्ड में ये है कि भाई थोड़ा जो भी पार्टी उसको सजेशन दे रही है, जो भी उसको बता रही है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है? और अब इसकी पूरे बिप सिस्टम, अब पूरी ना ये चीज़ इंडिया में ये मतलब कब से एक लाइमलाइट में आया है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हरियाणा के मतलब सॉरी बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या था कि एक एमपी थे आयाराम। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ना 2 वीक में ना 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी। तो उनके ऊपर ये ना एक मतलब एक तरह से स्लैंग बना था, लाइन बनी थी कि आयाराम गयाराम, मतलब आयाराम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आया फिर गया, फिर आया फिर गया। ठीक है, तो उन्होंने 2 वीक में ही 3 बार पार्टी चेंज कर ली। तो उस टाइम से ना जो प्रशासन था, जो अपनी गवर्नमेंट थी, वो थोड़ा उसमें आ गई, उसने कान खड़े कर लिए भाई कि इस तरह से अगर आप पार्टी चेंज करोगे तो मतलब आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज कर रहे हो। मतलब आपका पार्टी के लिए कोई भी हम बोलते हैं ना कि ऑथेंटिसिटी नहीं है आपकी। तो उसके बाद 1985 में ना एक बिल आया था, एक बिल मतलब बिल लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, फिर उसके ऊपर एक एक्ट भी बना था, एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है? और तो मतलब ये चीज़ है। वहाँ से बस वही था कि भाई अगर आप बार-बार अगर 2/3 मेंबर्स, अगर आप एटलीस्ट अगर आप कोई पार्टी चेंज कर रहा है, तो एटलीस्ट 2/3 मेंबर को चेंज करना चाहिए पार्टी, तभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर एनी वे अगर उन्होंने उससे कम ब्लड मेंबर्स ने अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उनको ना एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ था। और होता क्या है बेसिकली कि जो अ, हर एक पार्टी की ना, जैसे जितनी भी पार्टी है नेशनल लेवल पे, उनकी अपनी एक चीफ विप होता है उनका, ठीक है? एक पर्सन होता है, चीफ विप होता है, उसको बोलते हैं। वो सब मेंबर को ना इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ये बिल आने वाला है, और ये ऐसे-ऐसे करके उसको सजेशन देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एडिशनल विप भी होता है, ठीक है? और पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर होता है, वो भी हेल्प करता है, मतलब उसका भी, वो भी एक तरह से विप का काम करता है पार्टी के लिए, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि जो जो राज्यसभा में, बेसिकली ये राज्यसभा के लिए है कि राज्यसभा में जो मेंबर स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर होता है, वो भी एक चीफ विप की तरह काम करता है। मतलब ये आपको ना इनके बारे में कि चीफ विप कौन है, एडिशनल विप कौन है, इसके बारे में जानने का उतना ज़रूरत है नहीं। मैं आपको इसीलिए बता दूँ। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बिप क्या है, और इसके टाइप्स क्या हैं, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर। और 1 लाइनर में सिर्फ सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। सेकंड लाइनर में जो मेंबर उसको प्रेजेंट होना होता है। थर्ड लाइनर में उसको जो पार्टी उसको सेस कर रही है, उसको बता रही है क्या करना चाहिए भाई, उसको वो मानना ही पड़ता है, उसको वही चीज़ को करनी पड़ती है, ठीक है उसमें। तो ये चीज़ है। अब बेसिकली इसमें भी है क्या कि बिप मतलब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं बिप के। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स मतलब इसके यही हैं कि भाई अगर आप मतलब ये है कि भाई मेरिट्स के भाई कि आप इंडिविजुअल चॉइस को सपोर्ट करता है, मतलब सॉरी, इसके मेरिट्स मतलब ये है कि जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, अगर बंदा उस पर टिका नहीं रहेगा तो जो किसी ने भाई उसको, मतलब जैसे आज इलेक्शन हुए और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से वहाँ के लोगों ने उसको भाई वोट किया, और उसने भाई कल 4 दिन और भाई उन्होंने वोट किया भाई कि एक कुछ सोच के भाई कि बंदा ये हमारे लिए काम करेगा, इसकी ये आइडियोलॉजी है, ये मतलब इस चीज़ में मानता है, तो ये हमारे लिए मतलब सोच रहा है, और बंदा भाई 10 दिन बाद ना वो भाई मतलब दूसरी पार्टी में चला जाए, तो मतलब वो लोगों ने जिस सोच से वोट दिया था, तो वो उनकी वोट तो खराब हो गई, वो तो कहीं दूसरी पार्टी में चला गया, मतलब उसकी वो जिस चीज़ को वो बोल रहा था उसको वो खुद ही नहीं मानता है। तो मतलब ये चीज़ है। तो मतलब ये है कि भाई पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो जब वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी को मान के ज्वाइन कर रहा है। अब उसमें वो माइग्रेट कर रहा है। तो भाई ये सही नहीं है। मतलब ये है कि ये जो लोगों के साथ भी जो डेमोक्रेसी को भी हार्म कर रहा है, और जो एक पार्टी की आइडियोलॉजी है और लोगों का जो एक ट्रस्ट है इलेक्शन में, और जो एमपी में, ये पूरी प्रोसेस में, उसको भी हार्म करेगा ये। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा इसके मेरिट ये है कि ये मतलब ये है कि ये जो एक तरह से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट ना, उसको लाने से रोकेगा। वरना क्या होगा कि भाई बहुत जल्दी ना कोई भी पार्टी के खिलाफ जाके वोट कर देगा, तो बड़ा ही आसान रहेगा किसी मतलब दूसरी पोजीशन पार्टी के लिए कि भाई वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा भाई ये जैसे अभी अभी भी कई बार होता है कि भाई बंदे
जो वो बंदे बोल रहा हूँ मैं, जो एमपीज़ होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या जो स्टेट असेंबली में जो भी एमएलएस होते हैं, वो भाई जल्दी बिक जाते हैं भाई, चले जाते हैं। तो मतलब ये मतलब अगर ऐसा होगा तो भाई बार बार पार्टी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो और चाहे वो मतलब केंद्र सरकार हो, भाई दोनों की गिरने का भाई उनकी उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी भाई, बहुत जल्दी गिर सकती है वो। ठीक है, तो बस ये इसके ये मेरिट है। इसके डीमेरिट क्या है कि भाई डीमेरिट मतलब सॉरी, हाँ डीमेरिट ये है कि भाई, या डीमेरिट बोलूँ मैं कि इसके जो खिलाफ आर्गूमेंट ये है कि भाई कि या मैं बोलूँ कि भाई विप नहीं होनी चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? विप नहीं होनी चाहिए, इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई ये इंडिविजुअल चॉइस को प्रेफ़र करता है। प्रेफ़र मतलब इससे क्या होगा, इंडिविजुअल चॉइस आगे बढ़ेगी। अगर विप अगर मतलब विप नहीं होगी तो बंदा अपनी चॉइस से किसी भी मतलब चीज़ के ऊपर वोट करे, क्या फ़र्क, क्या मतलब अगर और विप आ जाती है तो भाई वो अपनी जो चॉइस के हिसाब से ना वोट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पॉलिटिकल प्रेशर जो रहे उसके पास नहीं होगा कि भाई उसको पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, ये उसको प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, इसका इस चीज़ के वो थॉट उसके माइंड में नहीं आएगा, वो प्रेशर उसके ऊपर नहीं होगा। तीसरा ये है कि भाई ये ना जो विप वाला सिस्टम वो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है भाई, अनडेमोक्रेटिक है ये। अब मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस को हार्म कर रहा है। जब इंडिविजुअल चॉइस ही नहीं होगी, वो बंदा अपनी तरह अपने मतलब चॉइस से वोट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, पार्टी लाइन के ऊपर उसको वोट करना पड़ेगा, तो भाई वो मतलब जब पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो देश में डेमोक्रेसी क्या लाएगा? तो वाला ये चीज़ है। तो मतलब पूरा आर्टिकल बस यही है। मैं आपको बोलूँगा कि 5 पॉइंट में ना मैं पूरा आर्टिकल ख़त्म कर दूँगा कि विप है क्या? ठीक है, विप क्या है? इसके टाइप्स क्या हैं? ठीक है, और बेसिकली इसके विप होना चाहिए तो इसके मेरिट और डीमेरिट। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है भाई, 3 पॉइंट ही बस याद रखना। 3 पॉइंट में पूरा आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। क्योंकि हम लोग जो होता है ना कि अब बहुत कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, जब से क्लाइमेट चेंज का एक इशू पिछले 5 साल में ना एक तरह से लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आया है, ग्लोबली भी और नेशनली भी। तब से एक चीज़ हो गया है कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमिटमेंट कर रखे हैं अपने साथ भी, और नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ट्रीटीज़ में साइन कर रखा है। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है, बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट है, ठीक है, उस समय गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं साइन अप कर रखा है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है भाई, जैसे नेट जीरो टारगेट रखा है कि 2070 तक जो नेट जीरो टारगेट है भाई उसको अचीव करना है। ठीक है, दूसरा टारगेट ये है भाई कि 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ गई भाई, इसके टारगेट तो बना लिया इंडिया ने, लेकिन भाई टारगेट प्लानिंग करने में और फिर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में भाई बहुत, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब जैसे एग्जांपल, इंडिया ने टारगेट बनाया भाई कि 2030 तक ना 500 गीगावाट जो एनर्जी है ना भाई वो प्रोड्यूस करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी तक हो पाई है 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक वो हो पाई है 203 गीगावाट सिर्फ, और 2025 आ चुका है, सिर्फ 5 साल बचे हैं और अपने को 300 गीगावाट ऑलमोस्ट एनर्जी अभी प्रोड्यूस करनी है। तो बहुत, और ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 17-18 से। ठीक है, अभी आप सोचो 17-18 से ये टारगेट गवर्नमेंट ने मतलब चीज़ें स्टार्ट की थी, और अभी 8 साल हो गए, लेकिन 230 3 ही हो पाए। तो 5 साल में आप कैसे 300, तो 5 साल में आप कैसे 300 गीगावाट 5 साल में आप प्रोड्यूस कर पाओगे? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा बात ये है कि भाई जैसे इस चीज़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं। जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कि भाई इंसेंटिव देने हैं लोगों को, जिससे वो अपने सोलर पैनल अपने घर पे ना इंस्टॉल कर पाएँ। ठीक है, ठीक है, क्या करना है कि भाई लोगों को इंसेंटिव देने हैं जिससे वो सोलर पैनल अपने छत पर इंस्टॉल कर पाएँ। ठीक है, और अभी इसमें भी क्या हो रखा है कि प्रोग्रेस इतनी है कि भाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 करोड़ 45 लाख लोगों ने ना रजिस्टर कर रखे, उनके लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, और इंस्टॉलेशन हुआ है सिर्फ 6.3 लाख लोगों का। ठीक है, मतलब घरों पे इंस्टॉलेशन हुआ है। तो भाई ये परसेंटेज निकालोगे ना तो बहुत कम आता है, ऑलमोस्ट 3.7%। ठीक है, ये परसेंटेज है। मतलब रजिस्ट्रेशन हो रखा है पैनल को इंस्टॉल करने के लिए रूफ पे, वो हो रखा है 1 करोड़ 45 लाख। ठीक है, मतलब 1.45 करोड़ का, और सिर्फ इम्प्लीमेंट हुए हैं 6.25 लाख। ठीक है, तो मतलब बहुत कम है। ये भी, इसमें भी इंडिया लैग कर रहा है, तो बहुत इंडिया को भी इसमें काम करना है। ठीक है, दूसरा टारगेट है गवर्नमेंट का कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसके अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करनी है।
तो उसमें भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की और बहुत सारा जो इंसेंटिव है, पैसा है, इकोनॉमिक इशू है, वो भी आएंगे गवर्नमेंट को, और लैंड अलोकेशन के रिगार्डिंग भी इशू आएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ है। तीसरा है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है वायबिलिटी गेट फंडिंग की, कि भाई हम जो भी कंपनीज इसमें काम करेगी, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसको हम वायबिलिटी गेट फंडिंग के थ्रू इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ कर भी रखी है, इसके लिए रेस्को मॉडल है ना, वो बना रखा है। उसमें ये क्या है कि उस रेस्को मॉडल इसीलिए क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। ठीक है, कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करती है, तो उसको ना मतलब उसकी उसको मंथली वो मतलब इसमें बेसिकली मतलब कंपनी नहीं, मतलब ये बेसिकली ये है कि कोई भी बंदा ना अपने घर पे ना सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल अपने घर पे अपनी छत पे सोलर पैनल लगाता है, तो वो उसको ना इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसको एक बार में पैसा सारा नहीं, जैसे पूरा खर्चा है भाई 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का या 10 लाख रुपये का, तो भाई उसको 1 लाख रुपये नहीं देने पड़ेंगे सीधा डायरेक्टली एक बार में, उसको वो मंथली दे सकता है फी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाए। अब भाई सोलर पैनल से ना सोलर पैनल इंस्टॉल करने में ना और भी कई सारे इशू हैं। जैसे सबसे एक इशू ये है कि भाई सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, भाई इंडिया में सिर्फ ना 40% सोलर पैनल ही बन पाते हैं, बाकी 60% इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और स्पेशली उसमें नाम है चाइना का। ठीक है, और चाइना के बारे में आपको पता है कि इंडिया के रिलेशन चाइना से थोड़े से अभी बिगड़े हुए हैं। ठीक है, और जो भी 40% भी जो बन रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, भाई वो उनकी जो कीमत है ना, वो 65% ज़्यादा महंगे हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर के जो सोलर पैनल की डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को जो लोकल कंपनीज हैं, एमएसएमई सेक्टर जो बना रहे हैं, उनको इंसेंटिव देने चाहिए। ठीक है, जिससे वो सस्ते पड़े और वो कम दामों में बेच पाएँ और लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, दूसरा क्या है, रेलवे लैंड इंडिया के पास बहुत सारी पड़ी हुई है, रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है भाई कि प्राइवेट लोगों को और प्राइवेट कंपनी और जो पीएसयूज वगैरह है उनके साथ कोलैबोरेशन करा के बहुत सारी ज़मीन का यूज़ कर सकती है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में। ठीक है, ये भी चीज़ हो जाएगी। और एक और इसके अलावा अब चौथा पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला सोलर पैनल से रिगार्डिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया सोलर पैनल के रिगार्डिंग। पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हो गया नेशनल जो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने इंडिया को, वो वाला हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, चौथा पॉइंट फोर्थ पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया ये रेलवे ज़मीन यूज़ कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया, ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया ये जो यूरोपियन यूनियन की एक जो नई पॉलिसी आई है ना, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, जिसमें ये इम्प्लीमेंट होगी 1 जनवरी 2026 से। वैसे 1 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाली थी, लेकिन अभी इसको लेट कर दिया गया है। ये अभी 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगी, 1 साल का अभी मतलब जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसने दूसरी कंट्रीज़ को टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो काम है, जो बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एमएसएमई जो कंपनीज है उनके थ्रू हो रहा है। ठीक है, और लेकिन एमएसएमई जो हमारी कंपनीज है ना, वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे हैं। तो गवर्नमेंट को ट्राई करना पड़ेगा भाई कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उनको कराओ भाई, उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी एडवांसमेंट हो, उसमें उनकी हेल्प करो। ठीक है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एमएसएमई सेक्टर का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में, वो 30% है, और जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें 45% है। ठीक है, और एमएसएमई सेक्टर अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट जापान से सीख सकती है, कि जैसे जापान में ना एक फ़ंड बनाया गया है, इसी तरह से तो उस बेसिस पे इंडिया ग्रीन क्लाइमेट फंड बना सकती है एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें छठवां पॉइंट ये है, मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, इंपॉर्टेंट लगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। कि एक्चुअली क्या था कि भी एक काउंसिल है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के ऊपर। तो एक काउंसिल है एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के ऊपर, उसका एक एस्टिमेशन है। उसने बोला है कि अगर हम लोग ना सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे ना भाई, तो हर साल ना लगभग 40 करोड़ रुपये सेव होंगे। ठीक है, और हर साल, ठीक है, इस तरह से हम 2050 तक $624 बिलियन हम लोग से बचा पाएंगे। कितना? $624 बिलियन। ठीक है, और जो कार्बन एमिशन है, CO2 एमिशन है, उसको भी 44% कम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करते हैं, तो क्या बोलते हैं, CO2 एमिशन कम हो जाएगा 44%। 40 लाख करोड़ रुपए हर साल सेव करेंगे हम लोग। और 2050 तक ये जो आंकड़ा होगा, जो इकोनॉमी मतलब जो नंबर होगा, वो होगा $624 बिलियन। ठीक है,
और इसके लिए ना हम लोग जैसे एक फ़नी बात बताऊँ तो मैं आप जो उर्फ़ी जावेद है ना उसको ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी के ना वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको काफ़ी यूज़ करती रहती है और बेस्ट चीज़ों को यूज़ करके वो कपड़े बनाती रहती है। ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो, मतलब ये चीज़ें हैं। बाकी ये आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है, तो इसमें ना इसमें भी मैं आपको बोलूँगा ना, जैसे इसको पूरा अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आप बहुत ईज़िली इसको लो, क्योंकि इंडिया ने जो भी टारगेट बना रखे हैं, तो पहले टारगेट टारगेट अपने 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 आप को पता होनी चाहिए कि क्या क्या टारगेट्स हैं। दूसरा ये है कि इंडिया ने उसके लिए क्या काम किया है, सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन से लेके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने तक, और विंड एनर्जी के लिए क्या टारगेट है इंडिया के, उसके लिए इंडिया ने क्या बाइबल गैप फंडिंग है उसको उसके लिए क्या इंडिया क्या क्या काम कर रही है। ठीक है? उसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है? और रेलवे लैंड जो ज़मीन है रेलवे के पास, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है वो इंडिया को हार्म ना करे, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन ने ना भाई अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, तो इंडिया को ना कम से कम 20 से 30% इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो मतलब उसको वापस लाना पड़ेगा, वो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया को काफ़ी बिलियंस का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एमएसएमई सेक्टर को तैयार करना पड़ेगा सही से। ठीक है? उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पे करने, इसके लिए एक चीज़ और मैं 2 पॉइंट और आपको दूँगा मैं, कि सजेशन में, कि गवर्नमेंट मतलब क्या कर सकती है। गवर्नमेंट सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवर्समेंट जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके लिए कंपनीज़ को बोल सकती है भाई कि आप इनके लिए आप रिसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करो। ठीक है? जिससे जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो प्रमोट हो, तो उसके लिए आपको ना बहुत सारे जो टैक्सेस है ना, जैसे जीएसटी वगैरह टैक्सेस है, और भी जो टैक्सेस हैं उनमें आपको छूट मिलेगी, आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। ठीक है? तो ये भी कर सकती है गवर्नमेंट। चौथा इसके लिए ये भी मतलब अगला पॉइंट इसके लिए है कि भाई इंडिया में क्या है ना, कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, एक्चुअली जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी एनुअल रिपोर्ट है भाई 23-24 की, कि इंडिया में जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस है ना भाई, वो कम हुआ है। उल्टा हो रहा है भाई, इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन वो बढ़ना चाहिए इंडिया में, लेकिन वो कम हो रहा है। 2023 का ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है ये, कि उस टाइम पर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था इंडिया में वो 4% था, और अभी 2024 में वो 3.7% हो गया है, मतलब 0.3% कम हो गया है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट वही चीज़ कर सकती है कि भाई बोल सकते हैं भाई क्लाइमेट रिलेटेड अगर इंश्योरेंस करवाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो टैक्सेस है ना उसमें डिडक्शन कम मिलेगा, आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। ठीक है? अगर आप क्लाइमेट रिलेटेड इंश्योरेंस कराओगे तो, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो भाई इसमें बस वही पॉइंट याद रखो कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग क्या टारगेट्स हैं इंडिया के, तो अपने को टारगेट्स पता होने चाहिए। ठीक है? क्या टारगेट्स हैं, इंडिया ने क्या मेजर ले रखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है? ये पता होना चाहिए। उन मेजर्स का भी एनालिसिस पता होनी चाहिए भाई, कि मतलब उनकी वो उसमें इंडिया ने कितना ग्रोथ किया है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट मतलब आगे क्या क्या कर सकता है। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए, जिसमें आपको 6 पॉइंट है टोटल। ठीक है? एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कराना, इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, जो सोलर पैनल वाली जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें उसको प्रमोट करना, गवर्नमेंट उसमें काम कर सकती है। और अच्छा भी, जो इंडिया में जो 1.45 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ठीक है, उसको उसको आगे बढ़ाए। ठीक है? ये चीज़ हो सकता है। और जो इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है? और जो रिसाइकलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मतलब यही पॉइंट है। ठीक है? अगला मैं आर्टिकल आपको डिस्कस करता हूँ, वो उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड एक्चुअली पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने जो यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है? फर्स्ट स्टेट है। अब इसमें भी ना देखो, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इतनी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है, फर्स्ट स्टेट बनी है। दूसरा, कि इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये आता है। जब अब इसकी हिस्ट्री में ये है कि भाई जब ये ड्राफ्ट बन रहा था और जब बना था, जब अम्बेडकर साहब ने इसको प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बार, तो वो आर्टिकल 44 में नहीं था, वो आर्टिकल 35 में था। ठीक है? ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई। ठीक है? जिसमें क्या हुआ था कि जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो सब कमेटी थी, उसने बोला कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है,
इसको ना आप नॉन जस्टिसेबल वाली कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। जब भी लगेगा कि कंट्री में ना कंट्री तैयार है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, तब इसको हम लोग फोर्स में ला देंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ था। इस चीज़ के मतलब इस चीज़ को अपोज किया था एम आर मसानी ने और हंसा मेहता ने और अमृत कौर, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर थे। जो 3 मेंबर थे, एम आर मसानी, हंसा मेहता, अमृत कौर, उन्होंने इस चीज़ को इसका अपोज किया था, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इसमें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें कितने लोग इसके क्या बोलते हैं, इसके साइड में थे, इसको अप्रूवल देना चाह रहे थे इसको, और कितने लोग थे जो उसको इसके अपोज में थे, ठीक है। तो अब ये इसमें ना बहुत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि जो पहले पर्सन थे ना वो थे मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल, ये मद्रास से थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इन्होंने बोला था भाई कि किसी को ना किसी भी कम्युनिटी के लोगों को ना मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानो, ठीक है। उसके ऊपर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट मत करो, मतलब उन्होंने ये बोला बस, ठीक है। इम्प्लीमेंट अगर वो उसको वॉलेंट्री कर दो। और कहीं ना कहीं यही चीज़ बोली थी अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने कहीं ना कहीं यही चीज़ बोली थी कि भाई इसको ना वॉलंटरी बेसिस पे आप इम्प्लीमेंट करो, इसको आप ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। और एक जो इसके पीछे रीजनिंग उन्होंने दी थी, वो रीजनिंग ये थी कि भाई ऑलरेडी इंडिया में जो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, वो ऑलरेडी इंडिया में ऑलरेडी है। वो उन्होंने ये बोला था। क्यों? उन्होंने बोला था कि ज़्यादातर कॉमन लॉस है इंडिया में, वो तो जैसे बहुत ज़्यादातर जो लॉस है, क्रिमिनल लॉस या सिविल लॉस में भी अगर मैरिज के ऊपर जो कानून हैं, जो भी कानून बनाए गए मैरिज के ऊपर और सक्सेशन के ऊपर, प्रॉपर्टी सक्सेशन के ऊपर, कि प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफ़र होनी चाहिए, अगर दो इन चीज़ों को छोड़ दो, तो ज़्यादातर जो कॉमन लॉस हैं भाई, ऑलरेडी इंडिया में ना सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई, सबके ऊपर बराबर बराबर ही तो इम्प्लीमेंट होते हैं ये। भाई क्रिमिनल लॉस ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, आपने आपने कोई क्राइम किया और दूसरे बंदे ने वही सेम क्राइम किया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, भाई उसको मतलब सज़ा तो उतनी होगी ना। तो यही चीज़ है। तो ऑलरेडी इंडिया में कॉमन क्रिमिनल लॉस है, ऑलरेडी इंडिया में सिविल लॉस है, अगर मैरिज और सक्सेशन को छोड़ दो आप तो, ठीक है। तो अम्बेडकर साहब ने ये बोला, ठीक है, कि आप वॉलंटरी बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कर दो। किसी को जो इस्माइल साहब ने बोली थी कि भाई किसी को मजबूर मत करो, ज़बरदस्ती से मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आते हैं के एम मुंशी साहब ने बोला कि अगर भाई कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर सोशल रिफॉर्म के आड़े आती है, अगर सोशल रिफॉर्म को रोकती है, सोशल रिफॉर्म नहीं आने देती है, और जो सोसाइटी में जो वेलफेयर है उसको रोक रही है, तो भाई उस रिलीजियस प्रैक्टिस को चेंज हो जाना चाहिए भाई। मतलब उनका पॉइंट ये था भाई कि कोई भी काम जो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपकी जो हैबिट है, आपने जो ऑलरेडी मान रखा है माइंड में भाई, वो और वो काम उस काम को रोक करने से रोक रही है, और वो काम आपके लिए बेनिफिट में है, तो भाई आपको अपनी जो हैबिट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना चाहिए। तो मतलब ये चीज़ था। तो ये हो गए इनके। और उसके बाद एक और पर्सन थे नजरुद्दीन अहमद करके। तो नजरुद्दीन अहमद साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बोला था। उन्होंने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करो आप धीमे धीमे, ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट करो, आप जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट मत करो। आप ऐसे मत करो भाई एकदम से आप लॉ लेके आ गए और अब पूरे इंडिया में आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और लोगों को पसंद नहीं आया, तो बहुत सारे वायलेंस होगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती, मतलब जान जा सकती है, इंडिया में इनस्टेबिलिटी फैल सकती है रिलीजन को लेकर, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि नजरुद्दीन साहब ने ये बोला, नजरुद्दीन अहमद ने, कि भाई इसको ग्रेजुअली आप इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज़ है कि के एम मुंशी ने बोला कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर को रोकती है तो उसको चेंज कर दो। इस्माइल साहब ने बोला कि किसी को मजबूर मत करो इसको मानने के लिए। अम्बेडकर साहब ने भी सही सेम चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि इंडिया में जो लॉस है, क्रिमिनल लॉस, वो तो ऑलरेडी इंडिया में है, ठीक है। चाहे वो क्रिमिनल लॉस हो, चाहे सिविल लॉस हो, अगर आप एक मैरिज और प्रॉपर्टी सक्सेशन को छोड़ दो, तो इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ऑलरेडी इंडिया में इम्प्लीमेंट ही है, उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी और कुछ चीज़ और भी समझ सकते हो आप कि भाई अगर इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो ये क्या करेगा कि ये एक तरह से माना जाएगा कि रिलीजियस मामले में
आप इंटरवीन कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, ये माना जाएगा कि आप रिलीजियस मामले में इंटरवेंशन कर रहे हो। और अगर इम्प्लीमेंट करते हो आप इनको, तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो मतलब यही है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है, इसमें समझने की चीज़ ये है कि उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसकी इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक डिबेट हुई थी, जिसमें इस्माइल साहब थे, नजरुद्दीन अहमद थे, ठीक है, अम्बेडकर थे, के मुंशी थे, उनके अपने कुछ विचार थे। उसके अलावा हंसा मेहता, अमृत कौर और एम आर मशानी करके जो जो भी पर्सन थे, उनकी अपनी एक माइंड थॉट प्रोसेस थी इसके ऊपर कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी जल्दी करना चाहिए, और इम्प्लीमेंट भी अगर कर दो तो एकदम इम्प्लीमेंट कर दो पूरी कंट्री में, कि धीमे धीमे आप इम्प्लीमेंट करो। तो इस ये भी चीज़ था। अब इसका इसमें ना आखिरी आर्टिकल है श्रीलंका के ऊपर ना, ठीक है, श्रीलंका के ऊपर कि अभी श्रीलंका के रिसेंट मतलब कुछ टाइम पहले श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। आर्टिकल ये है कि भाई श्रीलंका ना 2000 जो 22-23 में वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे वहाँ पे, श्रीलंका में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 22-23 में, अभी भी ना वो इंडिया उससे बाहर नहीं निकल पाया। ऑल दो IMF ने श्रीलंका को $3 बिलियन की एड दी, $3 बिलियन एज अ लोन दिए, इंडिया ने $4 बिलियन दिए, ठीक है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने लोन तो नहीं दिया, चाइना ने लेकिन जो भी इनके पास चाइना का ऑलरेडी जो लोन था, चाइना के ऑलरेडी जो पैसे थे इनके पास श्रीलंका के, उसको चाइना ने बोला कि भाई हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, अब हम आप अपना जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दे रहे हैं, कि आप ये मत दीजिए लेकिन आप हमारे लिए और कुछ कर दीजिए, ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिए, ये चीज़ है। बाकी अलावा भाई इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे चाइना गुजर रहा है इंडिया में, मतलब सॉरी चाइना में बहुत सारा, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है। चाइना से 3 लाख लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाके कोई बैंक की जॉब कर रहा है, कोई IT प्रोफेशन में है, ठीक है, तो कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब वो चाइना से जाकर ना किसी दूसरी कंट्री में काम जॉब कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग जो अच्छा चाइना के लिए हेल्पफुल हो सकते थे, वो चाइना से मार्केट जा चुके हैं, ठीक है। चाइना को क्या करना चाहिए, चाइना को भाई अपना जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके उसके ऊपर काम करना चाहिए। वैसे चाइना टूरिज़्म के मामले में इंडिया से अच्छा कर रहा है, इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। बोलते हैं 2023-24 में ना चाइना में 20 लाख लोग विजिट किए थे एज अ टूरिस्ट, ठीक है। उसके अलावा चाइना को अपने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी दे सकता है चाइना अपने जो एमएसएमई सेक्टर है, अपने जो बिजनेसेस है, लेकिन सब्सिडी देने के लिए पैसे होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, जो है नहीं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि अभी चाइना में स्थिति ख़राब है, तो चाइना चाहेगा कि जो अपनी जो PSUs हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन्हीं को वो एम्पावर करें, ठीक है, और वो इंडिया और वही जो चाइना की जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम करें, ठीक है। चाइना इंडिया से क्या क्या काम कर सकता है, बहुत सारा जो एनर्जी प्रोजेक्ट है बहुत सारे चाइना के इंडिया जो चाइना सॉरी चाइना बोल रहा हूँ बार बार मैं, श्रीलंका इंडिया के साथ साइन कर सकता है, और बहुत सारे जो इकोनॉमिक टाइस है इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस, उनको आगे बढ़ा सकता है। और बहुत सारी जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, और फूड रिलेटेड जो भी इंडिया के साथ प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर काम कर सकता है, जिससे उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो। तो बेसिकली यही 4 टॉपिक्स थे, ठीक है। तो